नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम आपके सवाल शामिल करते हैं और हर दिन हर कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट जुड़ते हैं, वो गेस्ट आपके तमाम सवालों के लाइव जवाब देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक फोन इन कार्यक्रम है और ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आपके सभी सवालों के जवाब विषय से जुड़े हुए हमारे जो गेस्ट होते हैं वो देते हैं। तो अपने हेलो किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और कौन से विषयों के जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेलो किसान कार्यक्रम में आज कौन कौन से विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमारा विषय रहेगा बेमौसमी सब्जियों की खेती और साथ ही कृषि उद्यमिता का विकास। तो ये दो विषय रहेंगे। इन दो विषयों से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं आप हमें सीधा अपने सवाल भेज सकते हैं और सीधा आपके सवाल हम आप स्टूडियो में बैठे जो गेस्ट हैं उनके जरिए आपको हम यहाँ पर इन जुड़े विषय से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे। आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060, साथ ही साथ 1800113061। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। इसके साथ ही आप हमें ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट भी कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और साथ ही साथ ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। तो ईमेल हमारा नोट कर सकते हैं आप hellokisan2015@gmail.com। तो ये हमारी ईमेल आईडी रहेगी। इसके जरिए भी आप अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन फोन करते वक्त इस विशेष चीज का जरूर आप ध्यान रखिए कि जहां से भी आप फोन कर रहे हैं वहां पर पर्याप्त नेटवर्क हो और साथ ही साथ आपके टेलीविजन का आवाज कम हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित हो सके और आपको बेहतर जवाब मिल सके। अब इन दोनों विषयों से जुड़े हुए सवाल हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल भी कर सकते हैं और इन विषयों से जुड़े हुए जो खास एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ भी आपसे करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मामचंद सिंह जी। सर आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आप प्रधान वैज्ञानिक संरक्षित प्रौद्योगिकी केंद्र IARI पूसा नई दिल्ली से हैं। सर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। इसके साथ ही अब विषय को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर जिस तरह से आज हमारा चर्चा का विषय है बेमौसमी सब्जियों की खेती का, तो इसके साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर बलराज सिंह, सर आपका भी स्वागत है। आप कुलपति श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगिनेर राजस्थान से हैं। सर आपका स्वागत है। तो दोनों मेहमान का तारुफ मैं आपसे करा चुका हूं और इन दोनों विषयों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय बेमौसमी सब्जियों की खेती पर है। तो सर आपसे मैं जानना चाहूंगा कि बेमौसमी खेती की जो सब्जियां हैं वो हम इस समय देख रहे हैं कि मार्केट में हर तरह की सब्जियों की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में इन सब्जियों की खेती करना आप कितना लाभदायक किसानों के लिए होगा और कैसे इसको किया जाए? जी, जैसे आपने कहा कि बेमौसमी सब्जी की खेती कैसे कर सकते हैं और इनकी जो मांग है वो क्यों बढ़ती जा रही है। आप देखते हैं कि प्राय जो मौसमी सब्जियां हैं वो मौसम के अनुकूल ही आती हैं और उनकी मांग एक सीमित समय में ही रहती है और उपलब्धता भी सीमित समय में रहती है। अगर हम संरक्षित खेती करें जिसको हम बेमौसमी कहते हैं तो वह वर्ष पर्यंत एक ग्रीन हाउस में अथवा संरक्षित संरचना में, जिसको हम पॉली हाउस भी कहते हैं, और इसके विभिन्न प्रारूप भी होते हैं जैसे नेट हाउस है जी, और पॉली टनल है, प्लास्टिक टनल है। इस तरह जो संरक्षण मिलता है सब्जी की खेतियों को वो एक निश्चित समय के लिए मिलता है और वही सब्जी सीजन में एक तो 10 से 15 दिन पहले या 1 महीने पहले आ जाती है और बाद तक चलती रहती है। तो इस बेमौसमी सब्जी की उपलब्धता बाजार में काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है और लोग विभिन्न तरह की सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। तो इस तरह की सब्जी में अधिकतर वो फसलें होती हैं जो एक बार लगाने के बाद पूरी साल चलती रहती हैं और यही नहीं कि उपलब्धता के साथ साथ जो किसान की आय है उसमें भी वृद्धि होती है क्योंकि ये लगातार खेती से निकलती रहती हैं और समय समय पर किसान को इसका लाभ मिलता रहता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो खेती 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आती है बाज़ार में, वो प्राय जो संरक्षित खेती में है वो कम समय में आ जाती है और लगातार इसकी खेती होती रहती है क्योंकि आप मौसम से इसको बचा कर रखते हैं। और ये जो खेती की किस्में हैं ये एक विशेष तरह की किस्में हैं जो कि जिनको हम इनडिटर्मिनेट कहते हैं। इनकी बढ़वार हमेशा होती रहती है और भी विभिन्न तरह की जो फसलें हैं
वो कम अवधि में तैयार हो जाती हैं, तो बार बार उनको लगाकर ग्रीन हाउस अथवा संरक्षित पॉली हाउस में हम लंबे समय तक इसकी खेती कर सकते हैं। जी, तो बेमौसमी सब्जियों की खेती आप लंबे समय से कर सकते हैं और इसके बहुत सारे उपाय भी हैं और बहुत सारे तरीके भी हैं। कौन कौन सी सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं, ये तमाम सवाल के जवाब हम डॉक्टर साहब से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट हम इस पर देख लेते हैं। बेमौसमी सब्जियों का मतलब है ऐसी सब्जियां जिनको मौजूदा मौसम और समय में खेतों में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बाजार में उनका अच्छा दाम मिलता है। ऐसे में किसान बेमौसमी सब्जियों की पॉली हाउस या नेट हाउस में खेती कर सकते हैं। इस तरह बेमौसमी सब्जियों की संरक्षित खेती करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। संरक्षित खेती में किसान ज्यादातर खीरा, शिमला मिर्च, टमाटर, बैंगन, ब्रोकली और विदेशी सब्जियां उगा सकते हैं। हालांकि पॉली हाउस में सब्जियां उगाना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन एक बार ये संरचना बना लेने के बाद लंबे समय तक इससे फायदा लिया जा सकता है। दरअसल पॉली हाउस एक संरक्षित और फ्रेम युक्त संरचना होती है जो कि कम सघनता वाली पॉलीथीन, पारदर्शी प्लास्टिक फिल्म और कीट रोधी नेट से ढकी होती है। इसके अंदर फसलों को नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। गर्मी के मौसम में पॉली हाउस को ठंडा करने के लिए दोनों तरफ से पर्दे को उठा दिया जाता है और ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल कर मौसम के अनुकूल बनाया जाता है, जबकि ठंड के दिनों में पर्दे को गिरा दिया जाता है, जिससे पॉली हाउस के अंदर तापमान बढ़ जाता है। इस तकनीक में तापमान नियंत्रण, आर्द्रता के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पादप पोषक तत्व आदि को नियंत्रित करना आसान होता है। इन सुरक्षित ढांचों में खेती करने के लिए सबसे पहले सब्जियों की पौध प्लग ट्रे में तैयार की जाती है। उसके बाद पौधों की संरक्षित तरीके से रोपाई की जाती है। बता दें कि जिन किसानों के पास कम जमीन है वे भी पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। 1000 वर्ग मीटर जगह में भी पॉली हाउस बनाया जा सकता है और इसमें सभी तरह की सब्जियां लगाई जा सकती हैं। तो देखा आपने कैसे बेमौसमी सब्जियों की खेती कर कर आप मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अपनाकर आप बेहतर फसल पैदा कर सकते हैं। अब अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा विषय है कृषि उद्यमिता विकास। कैसे कृषि उद्यमिता का विकास करें और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको जरिए आप कृषि उद्यमिता के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम रुक करते हैं अपने दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर बलराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्काइप के जरिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे आत्मनिर्भर भारत की ओर अगर हमें बढ़ना है तो कहीं ना कहीं एक जरिया अगर देखा जाए तो कृषि उद्यमिता भी है, तो कैसे ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा? बिल्कुल, देखिए पुलकित जी, जैसा आपने कहा कि उद्यमिता कृषि के अंदर जी, उसकी क्या संभावनाएं हैं और विकसित भारत में उनका कितना बड़ा योगदान रहेगा जी, तो युवाओं के लिए कृषि के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बहुत स्कोप है, जी, बहुत एरियाज हैं जिनके अंदर हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, दोनों प्रकार के, पढ़े लिखे हैं, अच्छे एग्रीकल्चर में बेरोजगार हैं, स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। इस तरीके की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करके, इसके लिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि उस विषय में जिसमें आप जाना चाहते हैं उस विषय में आप प्रशिक्षण लें। जैसे हमारे पास श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पास हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेंटर है। हम अलग अलग एरियाज के अंदर यूथ्स को ट्रेंड करते हैं और उनकी फिर मदद भी करते हैं। जो भारत सरकार का एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें आर्थिक मदद भी की जाती है यूथ्स की। जैसे मैं उद्यमिता की बात करूं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की, उद्यम की, तो उसके अंदर बहुत सारे एरियाज हैं। जैसे कि मान लिया कोई करना चाहता है युवा बी कीपिंग, तो मधुमक्खी पालन। अब मधुमक्खी पालन तो एक चीज हो गई, मधुमक्खी पालन किस रूप में करेगा तो पहले प्रशिक्षण चाहिए कि साइंटिफिक बी कीपिंग की आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उसी के बाद आप सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं कि मधुमक्खी पालन आप शहद के लिए कर रहे हैं जी, शहद के अलावा आप दूसरे एरिया भी चुनाव कर सकते हैं, जैसे
पॉलिनेशन सर्विसेज, जी। परागण सेवाएं, कि आप खेती के अंदर, आधुनिक कृषि के अंदर जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें विज्ञान का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। तो अब समय आ गया है कि सिर्फ बी कीपिंग हम शहद उत्पादन या दूसरे उत्पाद जो बायो प्रोडक्ट्स उनके लिए ना करें, बल्कि पॉलिनेशन सर्विसेज वगैरह को भी उससे जोड़े। जी जी, डॉक्टर बलराज सिंह, आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि किस तरह से कृषि उद्यमिता के जरिए किसान अपना विकास कर सकता है और ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसके जरिए अपने विकास को और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इस पर हम और भी बात करेंगे, और भी ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। कृषि में उद्यमिता की काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों को उद्यमियों में बदलने, भारत को दुनिया के लिए फूड बास्केट बनाने, कृषि में निवेश के अवसर बनाने और कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर सृजित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज के समय में किसान खेती के साथ साथ एग्री स्टार्टअप भी कर सकते हैं। बागवानी, पशुपालन, वानिकी, मूल्य संवर्धन, तालाब में मछली पालन और डेयरी ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्वरोजगार की काफी संभावनाएं हैं। डेयरी क्षेत्र की बात करें तो इसमें आप न सिर्फ दूध बेचकर बल्कि दूध का मूल्य संवर्धन करके भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग बाजार में साल भर बनी रहती है। ऐसे में दूध का मूल्य संवर्धन करना मुनाफे का सौदा बन सकता है। बता दें कि सरकार की ओर से कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका फायदा लेकर युवा अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आप भी कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए कोई उद्यम शुरू करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी और पशु विज्ञान केंद्र से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। बैंक से लोन कैसे मिलेगा, ट्रेनिंग कैसे और कहां से मिलेगी, इन सब बातों की जानकारी भी इन्हीं संस्थानों से मिल जाएगी। बता दें कि भारत में ज्यादा आबादी युवाओं की है। ऐसे में युवाओं को आधुनिक कौशल के साथ प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। कौशल विकास और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के साथ युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से कृषि क्षेत्र में आज के समय में भारत आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही अपार संभावनाएं कृषि क्षेत्र में आपके लिए हैं। जितने भी युवा हैं या जो भी किसानी खेती कर रहे हैं वो अपने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके अपनी फसलों की देखभाल भी अच्छी कर सकते हैं और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेके भी अपनी फसल और अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर बलराज सिंह जी का रुख करेंगे। एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। सर, मैं आपसे उसका जवाब जानना चाहूँगा। अंकुर सहाय आजमगढ़ से हैं। उनका सवाल है कि कृषि में उद्यमिता का महत्व किन किन उत्पादों में संबंधित है और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। डॉक्टर बलराज जी, जैसा आपने बताया कि मैंने पहले ही बताया, बी कीपिंग जी, मधुमक्खी पालन आप शुरू कर सकते हो, प्रशिक्षण ले लें जी। आप 10 बॉक्सेस से शुरू कर सकते हैं, 100 बॉक्सेस, 500 बॉक्सेस, आपके ऊपर निर्भर करता है कितने बड़े पैमाने पे। साथ साथ अकेला सिर्फ ये नहीं कि आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उस शहद को जब आप निकालते हैं उसका प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन करके उसका मार्केटिंग भी करें। उसके साथ साथ चाहे बायो प्रोडक्ट्स निकलते हैं, रॉयल जेली है, प्रोपेलिस है, आपका वेनम है, इस तरीके की चीजें निकलती है, उनका भी आप उत्पाद, या जो नेचुरल वैक्स निकलता है, मोम निकलता है, इसी तरीके से आप खेती के लिए जो आधुनिक खेती है उसमें किसानों को पॉलिनेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और एक और काम भी कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन द्वारा आप चाहें तो जो हमारा पोलन इकट्ठा करके, आज पोलन की डिमांड है, पोलन जो उनका प्योर प्रोटीन है, जो लोग मीट नहीं खाते या अंडा भी नहीं खाते, उनका सबसे अच्छा सोर्स पोलन है। तो फ्रेश पोलन की मार्केट भी हिंदुस्तान में बढ़ रही है, जैसे यूरोप के देशों में या विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में। आज अगर आप चाहते हैं, मान लिया आप ऐसे इलाकों में जहां सौंफ की खेती होती है, जहां अजवाइन की खेती होती है, या जहां सोआ की खेती होती है, धनिया की खेती होती है, तो आप मधुमक्खी शहद उत्पादन के साथ साथ
पोलन भी इकट्ठा कर सकते हो मधुमक्खियों के द्वारा। पोलन ट्रैप लगा करके, पोलन ट्रैप आप लगाएंगे बॉक्स के गेट पे तो उसको इकट्ठा करेंगे और उसकी भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। निश मार्केट के अंदर जो उच्च बाजार है उसमें बड़े अच्छे भाव आपको मिलेंगे। इसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आप खाद्य प्रसंस्करण, बड़ा स्कोप है, बहुत भारी स्कोप है। वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, अब मिलेट्स की बात हम कर रहे हैं, मिलेट्स में बेकरी आप लगा सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिशन आप मिलेट्स को लेकर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपार संभावनाएं हैं कृषि के अंदर कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। आप आगे आए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं और यहां तक कि अभी बागवानी फसलों की जब बात करते हैं तो प्लांटिंग मटेरियल, जो रोपण सामग्री है, उसकी बड़ी डिमांड है आगे, लेकिन वो क्वालिटी की होनी चाहिए, डिजीज फ्री, वायरस फ्री होनी चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना चलाई है, जो माननीय वित्त मंत्री महोदय हैं, इसी साल के एनुअल बजट में जो गया उसमें 2200 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया क्लीन प्लांट के नाम से। तो इसका मतलब है देश में आधारभूत ढांचा, इस प्रकार का जो प्लांटिंग मटेरियल होगा उसके प्रोडक्शन के लिए, उसकी सप्लाई चेन बनेगी पूरी की पूरी, उसमें युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से होगी। जी बिल्कुल। तो ये तमाम योजनाओं के जरिए भी आप अपने कृषि उद्यमिता के विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे तमाम अपार संभावनाएं ऐसे क्षेत्र में, ऐसे तमाम प्रोडक्ट्स हैं, तमाम ऐसे जरिए हैं जिसके जरिए भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं विपिन सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार। हेलो विपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपना सवाल पूछिए। जी सर, कर तो बीमारी नहीं होगा तो क्या सब्जी खेती खेत में फर्क है? क्योंकि जी जी, जितना हम समझ पाए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मामतम जी, ये आपसे यही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि बेमौसमी खेती किस किस तरीके से की जा सकती है और कौन कौन सी फसल उसमें लगा सकते हैं? हाँ, जैसे बेमौसमी सब्जी का मतलब है कि जो बाहर का वातावरण है उससे बचाव करके खेती करें। आप देखते हैं कि जो बेमौसम की सब्जी है वो प्राय ऐसी सब्जी है जैसे शिमला मिर्च है, खीरा है, टमाटर है और भी बहुत सारी सब्जी, पत्ते वाली सब्जियां हैं जिनको हम एग्जॉटिक वेजिटेबल्स कहते हैं, विदेशी सब्जियां कहते हैं। इनमें केल है, पाक चोई है, लेट्यूस है और भी जैसे चौलाई जैसी फसल हैं। इनमें जो पत्तियों वाली फसल हैं अपेक्षित रूप से उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, मिनरल्स अच्छे होते हैं उसमें और ये फ्रेश होती हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं कि जैसे हमारे परिनगरीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर जो शहरों के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर इन सब्जियों की खेती करना सुगम नहीं हो पाता है क्योंकि मिट्टी और पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। मिट्टी में भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं और पानी की जो गुणवत्ता है वो भी दूषित होती है। तो इस तरह से जब हम संरक्षित खेती में इनको उगाते हैं तो प्राय इनकी गुणवत्ता अच्छी हो जाती है क्योंकि जो हम पानी दे रहे हैं वह भी शुद्ध रूप से पानी, शुद्ध किया हुआ पानी होता है, फिल्टर किया हुआ पानी होता है जिसमें टॉक्सिक पदार्थ नहीं जाते हैं। और जो मिट्टी है, मिट्टी के बजाय हम जो ग्रोइंग मीडिया होता है, सॉइल लेस मीडिया जिसको कहते हैं, जिसमें कोकोपीट, परलाइट और वर्मिकुलाइट का एक मिश्रण होता है और उसी में पानी के साथ जो खाद दिया जाता है, घुलनशील खाद दिया जाता है, उसके माध्यम से ये खेती होती है। तो ये परोक्ष रूप से बिल्कुल स्वस्थ पौधे होते हैं और इनसे स्वस्थ उत्पाद निकलता है जिससे कि इनको खाने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि ये किस तरह की सब्जी है, कहाँ उगाई गई है। और यहाँ तक कि अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको ऑर्गेनिक खेती का भी स्वरूप दिया जा सकता है। इस तरह से जो की गई खेती है, आप देखते हैं जैसे सवाल आया अभी, तो इसमें आमतौर पर यह नेट हाउस में भी की जा सकती है जहाँ पर आमतौर पर सामान्यतः तापमान बहुत अधिक नहीं गिरता है और बहुत ऊपर नहीं जाता है। तो नेट हाउस में कीड़ों से बचाव हो जाता है और बीमारियों से बचाव हो जाता है जिससे कि फसल सुरक्षित रहती है और अच्छा उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर ऐसी फसलें हैं जैसे आपने कहा कि कोरिएंडर वगैरह हैं या जुकनी है, समर स्क्वैश है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े तो इसकी बढ़वार नहीं होती है और इसको थोड़ा आगेदा उत्पादन के लिए हम दिसंबर माह में लगाकर पॉली टनल के नीचे लगा देते हैं, प्लास्टिक टनल के नीचे लगा देते हैं जिससे कि 1 से 1.5 महीने तक इसका बचाव हो जाता है। और आप देखते हैं कि जब लोग लगाते हैं, लगाने का समय होता है आमतौर पर फसल का, उस समय जो फसल का उत्पाद है, फ्रूट है, फल है, वो हमें उपलब्ध हो जाता है बाजार के लिए। तो अगेती सब्जी से ना तो हमें लाभ होता है कि ज़्यादा उत्पादन भी होता है क्योंकि उसका समय बढ़ जाता है उत्पादन का,
और उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ अगेती जो फसल है उसका उत्पाद जब बाजार में जाता है तो आमतौर पर उसका दाम भी अच्छा मिलता है किसानों को। तो इस तरह से अगर ये खेती करेंगे, जैसे संरक्षित खेती की मैंने बात करी, तो ये 200 मीटर स्क्वायर मीटर से लेकर 1000 मीटर, 500 मीटर और ज़्यादा बड़ा 1 एकड़ क्षेत्रफल का भी पॉली हाउस बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे प्रावधान किए हैं जहां पर 50% से लेके 70% तक ऋण का अनुदान है सरकार की तरफ से। डॉक्टर मामचंद जी, इसमें सरकार के द्वारा जो योजनाएं चला जा रही हैं इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे और आपसे और भी विस्तार रूप से जानना चाहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। उम्मीद है विपिन सागर जी आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। आपके तुरंत जो तमाम सवाल हैं उसको फिर से शामिल करेंगे। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं अपने दो विषयों पर, तो इस बार हम फिर से रुक करते हैं डॉक्टर मानचंद जी का। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से सरकार द्वारा क्या योजनाएं दी जा रही हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दर्शक हैं वो जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार जी। इंद्र जी, सवाल पूछिए। सर्वप्रथम तो स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के साथ को बधाई। मैं महाकाल की लड़की। जी, अपना सवाल पूछिए इंद्र जी। जी, सवाल मेरा ये बेमौसमी फसलें जो है कौन सी है और क्या खुले में कर सकते हैं? जी, जितना समझ पाया लगातार डॉक्टर साहब ने इसका जवाब पहले भी दिया, लेकिन एक बार फिर से हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर मानसन जी, जिस तरह से ये पूछ रहे हैं कि कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं और क्या शिमला मिर्च लगा सकते हैं? हाँ, देखिए जैसे अभी इन्होंने पूछा कि क्या शिमला मिर्च की खेती की जा सकती है आमतौर पर बाहर। अगर ये ऐसे क्षेत्र में खेती कर रहे हैं कि जहाँ सामान्य रूप से तापमान कम रहता है, गर्मियों में जैसे बहुत तापमान चला जाता है 30 से 35 के ऊपर, तो शिमला मिर्च को करना मुश्किल होता है। तो अगर ये थोड़े से पहाड़ी क्षेत्रों में खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर खुले में इसकी खेती की जा सकती है। अगर सामान्य तौर पर अगर हम देखें कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ भी तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो अगर ये अपनी खेती को अगस्त के दूसरे तीसरे सप्ताह से लगाते हैं शिमला मिर्च को, जैसे इसमें कैलिफोर्निया वंडर है, वो बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी किस्म है शिमला मिर्च की, और इसके ग्रीन फल ही तोड़कर इसकी खेती की जाती है। इसमें प्राय लाल और पीले फल नहीं बनते हैं, तो इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। तो अगर उसी समय ये शिमला मिर्च की खेती करेंगे जो लाल पीली और सलाद की शिमला मिर्च है,
तो वह भी आसानी से हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो नर्सरी के पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, वायरस फ्री होने चाहिए, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और इसके बचाव के लिए लगातार जो पौध संरक्षण की विधियां हैं वो लगातार करनी पड़ेंगी, ताकि कोई वायरस, कोई बीमारी ना आए उसमें। और जब सामान्यतः तापमान गिरने लगता है तो तब तक इसके फल बन जाते हैं और उनका रंग बदल जाता है। लेकिन इसका उत्पादन ग्रीन हाउस के या पॉली हाउस के अपेक्षाकृत उतना नहीं हो पाएगा जितना कि संरक्षित खेती में होता है। तो ये सुनिश्चित करें कि अगर कम मात्रा में उत्पादन के लिए लगा रहे हैं, वो फसल की अवधि बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि सर्दियां आने पर इसका जो ठंड का प्रभाव है वो होने लगेगा और आपका फलन और जो फल बनने की प्रक्रिया वो रुक जाएगी। जी तो बिल्कुल। तो इंद्र जी, इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखकर आप अपनी फसल शिमला मिर्च की लगा सकते हैं और आप अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से हम रुक करते हैं डॉक्टर बलराज सिंह जी का। डॉक्टर बलराज जी, हम देखते हैं कि इस समय आपने प्रसंस्करण की बात कही थी कुछ समय पहले कि प्रसंस्करण के जरिए भी यहाँ पर कृषि उद्यमिता को हम बढ़ावा दे सकते हैं, विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि पापड़ और आलू के चिप्स की बहुत मांग इस टाइम मार्केट में बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में प्रसंस्करण के जरिए क्या किसान आलू के चिप्स, आलू के पापड़, इन सभी चीज़ों का भी बनाकर अपने विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं? कुछ हद तक देखिए, किसान जो अपने स्तर पर कर सकता है या युवा अपनी खेती के साथ साथ करते हैं, उसमें सबसे पहले आता है, जैसे मान लिया कोई मूंग की खेती करता है, चने की खेती करता है, तो कम से कम लागत में वो उनकी दाल बना के ब्रांडिंग करके बेच सकता है। या जैसे आप पुराने सिस्टम पर हम जा रहे हैं, नए सिस्टम में क्या था कि टेम्परेचर मशीनों का बहुत ज्यादा जाता है, तो आजकल ऐसी छोटी मशीनें कम लागत वाली आ गई हैं जिनसे मसालों की पिसाई हो सकती है, जिससे उनकी गुणवत्ता भी बरकरार रहती है और जो वेट का लॉस है वो भी नहीं होता। तो मसालों की पिसाई भी की जा सकती है, दालें बन सकती हैं। तो इस प्रकार से मिलेट्स को लेके, जैसे बाजरा है या और जो मिलेट्स हैं जितने, उनको लेके भी बहुत सारे जो है उत्पाद वो बनाए जा सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत। और इसी तरीके से मैंने बताया, अब जैसे आजकल ड्राई फ्रूट्स को लेकर, हनी को लेकर, शहद को लेकर मिठाइयां बन रही हैं, इस तरीके की चीजें स्थापित की जा सकती हैं। तो बहुत सारे जो एरियाज हैं, एकदम से मैं ये नहीं कह सकता भाई आलू को लेके और वो चिप्स बनानी चालू करेंगे, उसमें इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी चिप्स में, या फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं या दूसरी चीजें बनाते हैं। वैरायटी तो है, किसान उनका उत्पादन कर सकते हैं अगर उनके क्षेत्र में आलू की खेती होती है तो। अब जैसे गुजरात के अंदर एक इलाका उभर के आया है, डीसा, सांचौर से लगता हुआ है राजस्थान का आगे जाके, और वहां की सारी परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं और आज देश में आलू की सबसे ज्यादा उत्पादकता है। टेबल पर्पस पोटैटो भी ग्रो होता है, उसके अलावा जो आप चिप्स वाला कह रहे हैं या फ्राई सोना वाला कह रहे, सारा आलू पैदा होता है, स्टोरेज भी है और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगी हुई है। इस तरीके के उत्पाद भी वहां पर बनते हैं। लेकिन छोटे पैमाने पर युवा जरूर आगे आ सकते हैं और इस तरीके की प्रसंस्करण जो इकाइयां हैं वो स्थापित कर सकते हैं। जी, तो ये भी तमाम तरीके हैं जिसके जरिए आप प्रसंस्करण के जरिए भी उद्यमिता विकास में अपना योगदान दे सकते हैं और अपना आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। पुरुषोत्तम त्रिपाठी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं पुरुषोत्तम त्रिपाठी, केंद्रापड़ा, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, मुझे ये जानकारी चाहिए कि मुझे 1000 स्क्वायर मीटर में पहले संग्रह खेती करना चाहता हूँ जी, शुरू करना चाहता हूँ। इसके लिए कितने लागत आएगा और कहाँ से हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा? हमारा जो फार्मर शेयर कितना देना पड़ेगा? जी, डॉक्टर मानचंद जी, आप इनके सवाल का जवाब। जी, जैसे इनका जो सवाल है 1000 मीटर पॉली हाउस बनाने का है, तो हमारे देश में दो तरह से जो सुविधा है किसानों के लिए, वो एक तो राज्य स्तर पर है, एक केंद्रीय स्तर पर है NHB के माध्यम से। जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है उसके रीजनल सेंटर्स हैं सभी राज्यों में और उनसे ये संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, अपने राज्य के कृषि अधिकारी अथवा उद्यान अधिकारी से ये संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से जो मिशन हॉर्टिकल्चर है उनके माध्यम से ऋण की सुविधा है। तो 1000 मीटर का पॉली हाउस अगर ये बनाना चाहते हैं तो इसमें जो लागत आती है वो लगभग 14 लाख रुपए की लागत आती है।
और 14 लाख रुपए में इनको 55 से 60% जो अनुदान है वो सरकार की तरफ से मिलेगा अप्लाई करने पर। और ये जो बाकी लागत आएगी वो इनका अपना खर्चा रहेगा। तो इस तरह से ये इन 2 अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, एक जो इनके जिले के उद्यान अधिकारी अथवा एग्रीकल्चर कृषि अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो इनको उन स्कीम्स में अनुदान का लाभ प्राप्त होगा। जी, तो इस तरीके से और सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं इसके ज़रिए आप अपना पॉली हाउस लगा सकते हैं और फ़ायदा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के उस पार फिर से आपके सवालों को शामिल किया जाएगा और तमाम जवाब अपने गेस्ट से हम लेंगे। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत है। एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें व्हाट्सएप से सवाल पूछा है, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं। बेमौसमी सब्जी के लिए हम रेगुलर वैरायटी यूज़ कर सकते हैं क्या? अनिल शिंदे महाराष्ट्र से सवाल पूछ रहे हैं। डॉक्टर मानचंद जी आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, अगर ये महाराष्ट्र से हैं तो रेगुलर वैरायटी का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो वातावरण की कंडीशंस हैं वो बहुत अनुकूल हैं। वहाँ पर तापमान बहुत अधिक नहीं जाता है और बहुत कम भी नहीं जाता है, तो ये निश्चित रूप से जो आम किस्में हैं उनकी खेती कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इनको चाहिए कि जैसे बहुत गर्मी अगर वाला क्षेत्र है महाराष्ट्र में तो वहाँ शेडिंग नेट का इस्तेमाल करें अपनी संरचना में, और अगर तापमान अनुकूल है तो वहाँ प्राकृतिक रूप से जो वायु संवहती नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस पॉली हाउस होता है तो उसका इस्तेमाल करें। जी, तो अनिल शिंदे जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। फिलहाल डॉक्टर बलराज सिंह जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। बलराज सिंह जी, हम प्रसंस्करण की बात कर रहे थे जिसमें हमने आलू के और मोटे अनाज की बात करी। तो मोटे अनाज को लेकर हम देखते हैं कि सरकार भी यहाँ पर पूरी तरह से मोटे अनाज को प्रमोट करने में लगी हुई है और किसानों को इससे जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि बेहतर तरीके से मोटे अनाज का प्रसंस्करण किया जा सके। और कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिसमें हम मोटे अनाज के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और मार्केट में भेज सकते हैं और अपने विकास की ओर आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, जहां तक मोटे अनाजों की बात है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल बनाए जा सकते हैं और आजकल टेक्नोलॉजी भी आ गई, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा खेती है ना वो बाजरे की है हिंदुस्तान में जी। और बाजरे में उत्पाद तो बन सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है बाजरे में। आज हमने बाजरे को बायो फोर्टिफाइड भी कर दिया, जिंक और आयरन का लेवल डबल कर दिया स्टैंडर्ड से जो आवश्यक होते हैं उनसे यील्ड के साथ साथ। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें रेंसिडिटी होती है कि आटा पिसने के बाद खट्टा हो जाता है, गर्मी में जल्दी, सर्दी में लो टेम्परेचर पर थोड़ा देर से होता है जी। उस प्रॉब्लम को भी IRI जो हमारी बायोकेमिस्ट्री डिवीजन है उसने रिजॉल्व कर दिया है। एक टेक्नोलॉजी है जिसको ब्लांचिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। कितने टेम्परेचर पे इतने गर्म पानी में आप इतनी देर के लिए बाजरे को डुबोगे, फिर निकाल कर ठंडे पानी में डुबोगे और फिर उसको सुखा कर अगर आटा पीसोगे तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है, जो पहले मात्र गर्मी में हफ्ता भी नहीं, 3-4 दिन तक, और सर्दी में 1 हफ्ता 10 दिन तक रहती थी, उसको एक्सटेंड कर दिया। इसका मतलब अब बाजरे का भी बहुत स्कोप है। अगर इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के स्केल पे, एक उद्यम के स्तर पर अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, या जैसे आटा मेकिंग इंडस्ट्रीज अभी तक बाजरे को मल्टीग्रेन आटा में यूज नहीं करती, दूसरा मक्का कर लेंगे, आपका जौ कर लेंगे, आपका उसमें चना भी डाल देते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आने के बाद अब कहीं संभावनाएं हैं कि जो आटा मेकिंग इंडस्ट्रीज है, फ्लोर इंडस्ट्रीज है, उनको आगे आना चाहिए
और उनको बाजरे को भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, क्योंकि शेल्फ लाइफ बढ़ गई 6 महीने तक कर दी जी, तो कोई आटा 6 महीने तक नहीं रखेगा। ताजा आटा हर आदमी खाता है, थैली के ऊपर उसकी डेट देखता है, मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपायरी डेट देखता है। तो ऐसी स्थिति में आटा भी, बाजरे का आटा भी अब मल्टीग्रेन में आ सकता है और बिस्किट भी बन सकते हैं, कुरकुरे भी बन सकते हैं, खाखरे भी बन सकते हैं, आपके बहुत सारे लड्डू भी बन सकते हैं, कितने सारे। और हम तो ये कहते हैं कि एक क्यों, आजकल हम एक कह रहे हैं भाई आप बाजरे की राजस्थान में राबड़ी पीते हैं, अब लोग उसको राबड़ी आज एक इतनी स्वादिष्ट चीज है, अगर भाई आप आज पिए, वो सर्दी के अंदर बहुत अच्छे से उपयोग हो सकती है, गर्मी में भी उपयोग हो सकती है। अब हम उसको नया नाम दे रहे हैं मिलेट सूप, बाजरे का सूप जी, उसकी ज्यादा मांग बढ़ेगी अपने आप में कहीं न कहीं। तो इस प्रकार से जवार के, रागी के या ये जितने भी मोटे अनाज हैं उनके बहुत सारे उत्पाद संभव हैं। अकेले एक के भी बन सकते हैं, मिश्रित करके भी बनाए जा सकते हैं, आटा भी बन सकता है, सिंगल भी बन सकता है, मल्टीग्रेन भी बन सकता है। इस प्रकार से ये चीजें हैं। और जहां तक और जो आगे कृषि के अंदर है बात, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रोसेसिंग सिर्फ ही नहीं की करें, फ्रूट्स के अंदर बहुत गुंजाइश है प्रोसेसिंग की। आज जैसे कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल, उसमें एक ही प्रॉब्लम, पकने के बाद उसका गुद्दा खराब हो जाता है। तो कितनी जल्दी आप पकने के तुरंत बाद गुद्दे को निकालें और उसको प्रिजर्व करें, स्टोर करें, कितनी बेहतरीन आइसक्रीम उससे बनती है। आज स्पेशलिटी आइसक्रीम, आज राजस्थान से कई इलाकों से ऐसा पल्प कस्टर्ड एप्पल का अहमदाबाद, मुंबई तक सप्लाई होता है। जी डॉक्टर बलराज जी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उसके बाद अपनी आप बात पूरी कीजिएगा। नईमुद्दीन झांसी से हैं। नईमुद्दीन जी स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जी, वर्मी कंपोस्ट डाल के क्यारियों में बैंगन की पौध लगाई थी जी, पेड़ बहुत बड़े हो गए, फल छोटे हो गए और कीड़े भी लग गए, क्या मार्गदर्शन हो सकता है साहब इसमें हमारा? धन्यवाद। जी जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर क्या है कि इन्होंने नर्सरी बनाई है वर्मी कंपोस्ट में। नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट का इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं है। इसमें प्रभाव है कि अगर इन्होंने पौधे देर से लगाए होंगे, कई बार नर्सरी के पौधे देर से लगाते हैं तो इस तरह का देखने को मिलता है कि पौधों का विकास अच्छा नहीं होता है और फल उसमें छोटे रहते हैं। तो सामान्यतः जब आप नर्सरी लगाते हैं तो आप देख लें 3 से 4 पत्ते की जो पौध होती है उसी अवस्था में इसको रोपाई कर देनी चाहिए। और आमतौर पर यह समय जो होता है 25 से 35 दिन तक की अवधि का होता है। तो अगर आपके पौधे ने नर्सरी में ही उस काफ़ी समय पूरा कर लिया है तो इस पौधे का विकास कम होगा और इस पे फल भी छोटे आएंगे। जी जी, तो उम्मीद है कि नईमुद्दीन जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस तरीके से आप अपनी फसल की देखभाल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। डॉक्टर मानचंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बताया कि एक्जॉटिक सब्जियों की खेती भी हम पॉली हाउस के जरिए कर सकते हैं और तमाम तरह की और भी सब्जियाँ खेती कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो एक्जॉटिक सब्जियाँ हैं, क्या इसको भारत के हर राज्य में हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो इसकी सिंचाई की पद्धति क्या होनी चाहिए? जी देखिए, विदेशी सब्जियों में जो बहुत प्रचलित हैं वो जैसे लेट्यूस है, ब्रोकोली है, केल है, पाक चोई है, आमतौर पर ये ज़्यादा प्रचलित हैं और इनमें जो गुणवत्ता है, पौष्टिकता है, ये पोषण से भरपूर होती हैं और ना कि पोषण से भरपूर होती हैं और बहुत कम मात्रा में खाने पर इनका शरीर में बहुत अच्छा लाभ होता है। तो जैसा आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में हमारे यहाँ मौसम की अनुकूलता लगभग 2 से 3 महीने के लिए तो अवश्य रूप से होती है। और ये जो सब्जियां हैं इनका सबसे बड़ा लाभ यही है कि ये कम अवधि में तैयार हो जाती हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो सब्जियां हैं लगभग सभी 50 दिन या 55 दिन की अवधि से कम में ही तैयार हो जाती हैं। तो किसानों को ये सबसे अच्छा लाभ है कि किसी भी मौसम में कहीं भी अगर संरक्षित संरचना में उगा रहे हैं तो निश्चित रूप से इनकी गुणवत्ता भी अच्छी आएगी और सुगम रूप से आप इनको उगा सकेंगे बाजार के लिए। जी जी, तो इस तरीके से अगर आप इन तमाम चीज़ों को अपनाते हैं तो आप आगे चलकर अच्छी फसल यहाँ पर लेते हुए नज़र आ सकते हैं और तमाम स्टेप्स भी आपको अपनी खेती की पद्धति में अपना सकते हैं। फिलहाल एक हमारे साथ एक मेल साझा किया गया है। मेल परगरी राज का राजस्थान कोकड़ी से आया है। पृथ्वी राज उनका नाम है, कोकड़ी राजस्थान से उनका सवाल है, केकड़ी राजस्थान से उनका सवाल है। वो उनका सवाल ये है डॉक्टर बलराज सिंह जी कि वो मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं और इसमें सरकार द्वारा उनको क्या सहायता मिल सकती है? देखिए, बिल्कुल अजमेर, केकड़ी अजमेर के अंतर्गत आता है, तहसील है, अब तो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया केकड़ी। तो उसमें ये मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। पहले तो इनको साइंटिफिक बी कीपिंग की ट्रेनिंग हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है
अजमेर में, तबीजी में, उससे ट्रेनिंग लें। जब भी हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं 7 दिन की मिनिमम, फिर जब इनके पास सर्टिफिकेट होगा तो सरकार की योजनाओं का जो अनुदान है वो ही उसका फायदा उठा सकेंगे। और जहां तक बात है, बिल्कुल निश्चित रूप से आप एपिस मेलिफेरा जो पालतू प्रजाति है मधुमक्खी की, जिससे सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन होता है, जिसको हम सेंट्रल इंडिया में, उत्तर भारत के मैदानों में, पंजाब, हरियाणा, यहाँ तक कि फुट हिल्स, हिमाचल और उत्तराखंड और राजस्थान के भी बड़े इलाकों में इसका उपयोग करते हैं। तो वो हमारे उस पर आए केवीके पर, उसकी ट्रेनिंग लें, पूरी जानकारी लें और बिल्कुल एपिस मेलिफेरा का उपयोग करके आप मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं और सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। जी, उम्मीद है कि आप इस तरह से आप सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकेंगे और अपना जो आपकी मधुमक्खी पालन की इच्छा है उसको भी आप पूरा कर पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और तमाम सवाल और भी हैं जो हमें अपने दर्शकों से द्वारा मिल रहे हैं, उनके सवाल के जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर बलराज जी, आज मैं देख रहा था कि जम्मू कश्मीर के जो किसान हैं उनको लेवेंडर की खेती के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो इसके लिए आकर्षित हों और इसको बढ़ावा दें। लेवेंडर के जरिए अगर कोई उद्यमिता लगाना चाहे तो उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से इस खेती के जरिए किसान अपनी उन्नति कर सकता है? देखिए, लेवेंडर की जानकारी की अगर जहां तक बात है, मैं ये सुझाव दूंगा जी कि हमारे किसानों को जो हमारा शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी श्रीनगर के अंदर स्थापित है जी, वहां, या शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में भी है, वहां जाके वहां के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या जो दूसरे विभाग है उनसे संपर्क करके या स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके उसकी जानकारी लेनी चाहिए, उसी के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जी डॉक्टर मानचंद जी, मैं आप जिस तरह से आपने बताया कि सिंचाई की क्या पद्धति होती है, उसी तरह से अगर हम देखें कि क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियों का होता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं पूरे साल हमें सब्जियां पैदा करनी होती है पॉली हाउस के अंदर, इसमें कीट और रोग लगने की क्या संभावनाएं हैं? अगर हैं तो किस तरह से उनको बचाना चाहिए अपनी सब्जियों को? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इसमें देखना यह है कि जो किसान संरक्षित खेती में ये सब्जियां उगा रहे हैं, बेमौसमी सब्जियां, उसमें ड्रिप इरिगेशन की जो पद्धति है वही अपनाई जाती है। और इसका एक खास कारण है कि अगर संरक्षित जो संरचना है, पॉली हाउस है अथवा ग्रीन हाउस है या नेट हाउस है, जब भी हम अगर आवश्यकता से अधिक पानी देंगे तो उसमें आपेक्षिक आर्द्रता बहुत ज़्यादा बन जाती है। और ज़्यादा आपेक्षिक आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनने से जो भी बीमारियों के स्पोर होते हैं, बीज होते हैं, वो जम जाते हैं और उससे बीमारी लग जाती है। तो इसके बचाव के लिए हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। और सर्दी हो या गर्मी हो या कोई भी मौसम हो, जो नियंत्रित मात्रा में पानी की एक नियंत्रित मात्रा की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि आवश्यकता से अधिक पानी ना हो और आवश्यकता से कम भी पानी ना हो। तो इससे हम देखते हैं कि जो पौधे हैं, हमारे फसलें हैं, उनमें एक तो कीड़े नहीं लगते हैं, बीमारियां कम लगती हैं, और दूसरा जो समय समय पर इसकी बढ़वार बहुत ज़्यादा होती है तो इनमें प्रूनिंग और थिनिंग करते रहना चाहिए। तो जैसे पत्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको निकाल देना चाहिए, या जो फसल जो मिट्टी को टच कर रही हैं, ग्राउंड को टच कर रही हैं, उनको निकाल देना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में और ग्राउंड के संपर्क में आने से उन पत्तों पर बीमारी लग जाती है और वो फिर धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाती है। तो इससे बचाव के लिए बहुत आवश्यक है कि आप समय समय पर जो बचाव के लिए स्प्रे है, जैसे कार्बेंडाजिम है जिससे फंगस नहीं लगता है, या ऐसे सेफ पेस्टिसाइड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके उसमें जो कीड़े कम लगे हैं या लगने वाले हैं उनसे बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ बहुत ही आवश्यक है कि जो पॉली हाउस है, सर्दियों में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो उस समय जो इंसुलेशन कर्टेन होती है हमारी, हमें उसको गिरा देना चाहिए। और यह प्रक्रिया सुबह से 11 बजे तक रखनी चाहिए और फिर 3 बजे से गिराकर शाम को रात तक रखनी चाहिए। इससे जो ठंड होती है वो पॉली हाउस के अंदर नहीं घुसती है और पौधों में जो अपरोक्ष रूप से हानि होती है ठंड से, वो बच जाती है। वरना क्या होता है कि जो ठंड है उसका प्रभाव पड़ता है और वो जब पौधे सूखने लगते हैं तो हमें जब वो दिखता है, उसके बाद अगर हम नियंत्रण करेंगे या कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका प्रभाव बहुत कम होगा और हमें फसल की हानि होगी। जी। तो अगर आप पॉली हाउस खेती कर रहे हैं या पॉली हाउस लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो कीट और रोगों से अपनी फसल को कैसे बचाएंगे, इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। फिलहाल यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार और भी सवालों के जवाब अपने मेहमानों से हम लेंगे।
कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। हम आपके सवालों के जवाब लगातार अपने एक्सपर्ट्स द्वारा दे रहे हैं। डॉक्टर मानचंद जी, मेरा सवाल एक हमारे दर्शक है, उनका एक मेल आया है, देहरादून से हैं वो, उनका नाम है चंद्र प्रकाश। वो पूछना चाह रहे हैं कि मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सलाह है और किस तरह से वो ट्रेनिंग लें? जी, जैसे आप देखते हैं देहरादून जो है वो जलवायु के आधार पर मशरूम की खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और मैं इनको सलाह देना चाहूँगा कि सोलन में हमारा ICAR का एक मशरूम उत्पादन केंद्र है, जहाँ पर इस पर मशरूम पर रिसर्च होती है और प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इनको चाहिए कि ऐसे संस्थान में जाकर प्रशिक्षण भी लें, उसकी जानकारी लें और वहीं से जो स्पॉन होता है, जिस प्रजाति का भी मशरूम ये उगाना चाहते हैं वो वहाँ उपलब्ध होता है, वहाँ से ले सकते हैं और खेती इसकी प्रारंभ कर सकते हैं। अगर ये आना चाहें हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, तो वहाँ भी सस्य विज्ञान विभाग के अंतर्गत एक मशरूम उत्पादन इकाई है, जिसको ये आकर देख सकते हैं, जिसमें जो मशरूम है, सिताके मशरूम और बटन मशरूम है, उसका उत्पादन किया जाता है। और यह जो किसान हैं जो करना चाहते हैं उनको दिखाने के लिए, उनको समझाने के लिए और उनके लाभ के लिए ये लगाई गई है, जिससे कि एक छोटे स्तर पर किसान मशरूम का उत्पादन कर सकें। जी, इसके साथ ही डॉक्टर बलराज जी का मैं रुक करना चाहूँगा। डॉक्टर बलराज जी, अगर उद्यमिता के विकास क्षेत्र में देखा जाए तो उसमें भी मशरूम का बहुत बड़ा योगदान रहता है और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप किस तरह से देखते हैं मशरूम की खेती को इस तरह से, और इनके सवाल का आप जवाब क्या देंगे? तो हमारा सोलन के पास ICAR का इंस्टीट्यूट है मशरूम का स्पेशली, उसमें इनको भ्रमण करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। दूसरा, 2 तरीके हैं। एक तो सोनीपत में कई गांव हमारे करते हैं छप्पर के अंतर्गत, वो जो है परंपरागत तरीका है, एक लोकल उनका अपना तरीका, सीजनल होती है वो। लेकिन आप 12 महीने करना चाह रहे हैं तो आपको जैसे ग्रीन हाउस की खेती करते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, इसी तरीके से आपको जो क्लाइमेटिक कंडीशंस मशरूम उत्पादन के लिए चाहिए वो पैदा करनी पड़ेंगी। तो उसी तरीके की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेंगी, कितनी ह्यूमिडिटी, कितना टेम्परेचर, और मीडिया तो है ही जिसमें पैदा करते हैं, तो वो लेके आप साल भर भी पैदा कर सकते हैं। तो दोनों तरीके उपलब्ध हैं। और मशरूम आजकल बहुत कीमती मशरूम भी उगाई जा रही है। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में सीकर में एक मोटाराम शर्मा है, वो ऐसी मशरूम जो रेयर है बिल्कुल, जिसकी कई लाख रुपए किलो कीमत है, उसका भी उत्पादन कर रहे हैं। आज वो मशरूम किंग के नाम से जाने जाते हैं राजस्थान में। ऐसे ही सोनीपत के कई गांव मशरूम की बड़े पैमाने पे खेती करते हैं, लेकिन वो साधारण तकनीक का इस्तेमाल करके, छप्पर आदि का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। लेकिन वहीं खरखौदा के पास एक युवा है हमारा, वो जो है उसने मॉडर्न फैसिलिटीज क्रिएट की है, जिसमें मैंने बताया कि 12 महीने, तो उसमें सारा, क्योंकि उसमें फिर आपको एक तो बेसिक कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन, जो आधारभूत ढांचा तैयार करना पड़ेगा, उस पर लागत आएगी, बिजली की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें आप पूरे साल भर का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि सर्दी में जब पैदा करते हैं तो थोड़ी कीमत गिर जाती है, सब जब उत्पादन करके लाते हैं, लेकिन गर्मी में इसके भाव बढ़ते हैं। तो इन चीजों का भी ध्यान रख सकते हैं। अब जहां तक देहरादून की बात है, बहुत ही एक हम कहेंगे कि बहुत अच्छा इलाका है जिसमें मशरूम की खेती करना संभव है, और बड़ा शहर है तो उसमें मांग भी निश्चित रूप से होगी। बिल्कुल।
तो चंद्रप्रकाश जी, आपको उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सभी जानकारियों का इस्तेमाल कर आप मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर बलराज जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहता हूं कि अगर कोई किचन गार्डनिंग करना चाहता है तो उसके लिए क्या स्कोप आप आगे देखते हैं और उसके लिए क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए किचन गार्डन का एक तो हमने पुत्र जी नाम बदल दिया, इसको कर दिया न्यूट्रिशनल गार्डन। और बड़े शहरों में अब किचन गार्डन जगह तो बची नहीं, पानी भी कम हो गया, अब इसको ज्यादा प्रारूप शहरों में दे दिया रूफ टॉप गार्डनिंग का, छतों के ऊपर या वरांडा गार्डनिंग। तो उस पर मॉडल बनाए जा सकते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग ली जा सकती है। डॉक्टर MC सिंह बैठे हैं, ये भी ट्रेनिंग दे सकते हैं। IRI, हम भी यहाँ पे जयपुर में हमारा इंस्टीट्यूट है रारी दुर्गापुरा, हमने एक मॉडल तैयार किया है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जहां वर्तमान में चल रहा है, उसकी छत के ऊपर एक बहुत सुंदर जो है ना रूफटॉप गार्डनिंग का एक मॉडल बनाया है। तो वो इसके अतिरिक्त हम तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ किचन गार्डन या रूफटॉप गार्डनिंग या न्यूट्रिशनल गार्डन की बात क्यों करें। हमारे किसान जो खुद तो खेती करते हैं, गेहूं उगाते हैं, चना उगाते हैं, मूंग उगाते हैं, सरसों उगाते हैं, लेकिन सब्जियां बाजार से खरीदते हैं। हम कह रहे हैं हमारे किसानों को भी गाँव में जहां भी उनका पानी का स्रोत है, ट्यूबवेल है या तालाब है या जो भी स्रोत है, उसके पास आधा बीघा, पौना बीघा या 1/4 बीघा जमीन छोड़नी चाहिए और अपने घर के लिए खुद की कुछ सब्जियां, मैं ये नहीं कह रहा 100 सब्जियां पैदा करें, लेकिन सीमित सब्जियां 8-10 सब्जियां तो पैदा की जा सकती है, ताकि उनका जो इतना खर्चा करते हैं वो सब्जियां लाने में, उनकी आपूर्ति हो सकती है और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बलराज जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से किचन गार्डन का जो आपने नाम बताया कि नया नाम उसका रख दिया गया और इसका उपयोग कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रखने में और कैसे शुद्ध सब्जियां खाने में अपने परिवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे बेहतर पैदावार ले सकते हैं। डॉक्टर बलराज जी, आपने जो कीमती समय हमारे दर्शकों के साथ साझा किया और हमारे साथ साझा किया और जो कीमती सलाहें हमारे किसान भाइयों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर जी। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अभिलेष कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिलेष, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए अभिलेष जी। भैया, बैंगन के पौध डालना चाहते हैं जी। तो डॉक्टर मानचंद जी, जिस तरह से आपने सवाल सुना कि बैंगन की पौध डालना चाहते हैं, इनके लिए आपकी क्या सलाह है? हाँ, देखिए, आप बैंगन की पौध डालना चाहते हैं, इस समय तापमान बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप प्रो ट्रे अगर जानते हैं, प्रो ट्रे में एक विधि होती है जिसमें एक छोटे छोटे खाने होते हैं, उसमें ग्रोइंग मीडिया भर के एक एक बीज लगाते हैं। इसको लगाकर आप ऐसी जगह रख देंगे 8 से 10 दिन के लिए जहां पर तापमान ठीक ठाक हो, तो आपके ये पौधे जम जाएंगे उसमें। और इसके बाद इसको फिर आप सामान्य तापमान में या कम तापमान में भी रखकर बड़े कर सकते हैं जहां पर धूप आ रही हो। तो इस तरह से अगर इस समय नर्सरी उगाएंगे जबकि तापमान बहुत कम है, या अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां तापमान सामान्य है, तो वहां इसकी पौध सुगमता से डाल सकते हैं और इसमें कोई हानि नहीं होगी। लेकिन अगर तापमान कम है तो इसका अंकुरण प्राय बहुत कम होगा। तो शुरुआत के जो 10 दिन हैं उसमें आपको इसको ठंड से बचाना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की टनल बनाकर उसके अंदर रखकर भी नर्सरी बना सकते हैं, जिससे कि बाहर के कम तापमान से ये बची रहेगी। और आप देखेंगे कि जो पौध है आपकी वो समय से पहले तैयार हो जाएगी और गर्मियों में इसकी फसल की रोपाई आप 15 से 20 दिन पहले लगाएंगे तो आपकी अच्छी गुणवत्ता की फसल आएगी और पहले बाजार में पहले भी आएगी अग्रिम रूप से। जी जी। तो उम्मीद है अभिलेष जी, आप इस तरीके से आप जो सलाह डॉक्टर साहब ने आपको दी है उसके ज़रिए आप बैंगन की खेती कर पाएंगे और आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से सभी दर्शकों का जो आपने सवाल पूछे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवालों के सही जवाब मिले होंगे और उसके ज़रिए आप अपनी जो खेती करना चाहते हैं और जो भी आपके समाधान थे उसके ज़रिए आपको समाधान मिले होंगे। डॉक्टर मानचंद जी, आपने जो कीमती समय हमारे साथ साझा किया और जो कीमती सलाहें हमारे दर्शकों के लिए साझा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत समय साझा। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से आज के विषयों पर हमने अपने एक्सपर्ट से सलाह ली, आपके तमाम सवाल हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए और लाइव आपको सवालों के जवाब दिए। ऐसे ही अगले कार्यक्रम के लिए हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे उसका विषय हम जान लेते हैं। अगले विषय के लिए आप अपने सवाल नोट कर सकते हैं। हमारा जो अगला विषय रहेगा वो रहने वाला है मधुमक्खी पालन और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती। तो इन दो विषयों से जुड़े अगले कार्यक्रम में हम सवाल शामिल करेंगे। इसके लिए आपके कोई सवाल है तो आप हमें अपना सवाल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। अपना कोई सुझाव हो तो भेज सकते हैं ईमेल के जरिए। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com।
इसके साथ ही विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव आप हमें फ़ोन के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा जो किसान कॉल सेंटर है वो हमेशा सोमवार से शनिवार तक खुला रहता है, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। हमारा नंबर नोट कर सकते हैं 1800 इस फ़ोन नंबर के जरिए आप अपना सवाल हमें दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में उम्मीद करते हैं कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। और हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच सकते हैं और वहां पर इस कार्यक्रम को आप YouTube पर कहीं पर भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के हेलो किसान कार्यक्रम में आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिला होगा। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।